नमस्कार दोस्तों। आज हम जो शोध की जो वो कुछ प्रवृत्तियां हैं, विशेषता हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने शोध क्या है, वो क्यों किया जाता है, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, और इंट्रो थोड़ा सा हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो हमारे शोध के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, वो मैंने कुछ सर्कल करके, कुछ पॉइंट आउट करके, कई बुक्स में से फाइंड आउट करके उनको सिस्टमेटिक लगा के तब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसमें जो चीज़ें सामने आती है वो है सबसे पहले निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठता। निष्पक्ष से मतलब है जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके लिए कोई विचारधारा अपनाते हैं, तो विचारधारा से मतलब है हमारी कोई परिकल्पना है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो वहाँ पर वो मेरा विचार होगा या फिर हम जो विचार हो वो सामाजिक तौर पर एक सार्वभौमिक रूप होना चाहिए। तो जो रिसर्च की, जो शोध की जो डिमांड होती है, वो उसकी डिमांड ये होती है कि जो हमारी परिकल्पना है वो आत्मनिष्ठ ना हो गए, वस्तुनिष्ठ हो। मीन्स हम पूरे सार्वभौमिक तौर पे एक पब्लिकली वो लगभग मैक्सिमम हर चीज़ पे लागू होनी चाहिए। तो वो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिसमें अकेले मेरे का खुद का मत ना हो, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पूरे समाज के लिए हितकारी हों। तो क्या है, निष्पक्ष होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, उसमें सार्वभौमिकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है युगानुरूपता। युगानुरूपता से मतलब है मान लीजिए कोई किसी ने खोज की कि जो दर्शन है, दर्शन की बात करें, दर्शन में 6 दर्शन, अगर भारतीय दर्शन में बात करें तो 6 दर्शन आस्तिकवादी हैं, 3 दर्शन हमारे नास्तिकवादी हैं। नास्तिकवादी में हमारे चारवाक हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। अगर आस्तिकवादी में बात करें, न्याय है, सांख्य है, मीमांसा है, वैशेषिक है, वेदांत है। इस तरह से हमारे जो दर्शन है, दर्शन के बाद अगर उसमें क्या है, कुछ जो तर्क निकल के आते हैं। तर्क का मतलब है जो नियम और उनकी कुछ व्याख्या होती हैं, प्रणाली होती हैं, चरणबद्धता होती है। उन आधार पर कोई चीज़ें हमने कोई खोज कर ली है, खोज को अपने वर्तमान युग के हिसाब से, अपने प्रेजेंट जो हमारी समाज में कंडीशन है उस हिसाब से रिप्रेजेंट करना क्या है, युगानुरूपता। उदाहरण के लिए रामचरितमानस का उदाहरण देखते हैं। रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जो शंबुक वध का प्रसंग है, शंबुक वध का जो वाल्मीकि रामायण है उसमें शंबुक थे, जिन्होंने जो निम्न जाति से कुछ संबंध रखते थे और जिसका जिसका राम जी ने क्या करे, हत्या कर दी थी। मीन्स उनका गला काट दिया था। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या किया है, उनको जो प्रसंग है, प्रसंग को ही गायब कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि उस समय की जो वो मध्यकालीन भारत था, मीन्स लगभग भक्ति काल का जो हमारा टाइम था, उसकी जो युगानुरूप उसकी जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर जातिवाद को और बढ़ा चढ़ा कर देखा जाए। एक और तो जो कबीरदास थे या संत जो परंपरा थी, वो जातिवाद की खंडन को देख कर रही थी, मतलब उसका खंडन कर रही थी, जात पात का या भेदभाव का। दूसरी तरफ अगर तुलसीदास भी उसी पैटर्न पे जाते तो वो क्या होता, एक महाकाव्य बनने की बजाय उसमें जो औदात्य था, औदात्य का गुण समाप्त हो जाता और उनकी जो रचना थी वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने क्या किया, एक समन्वयकारी, एक मध्यस्थ रास्ता अपनाया, जिसमें से उन चीज़ों को समाप्त कर दिया, जिससे वो उस टाइम के युग में या उस काल में समन्वयकारी हो सके हैं, जिससे जो आपसी परस्परता, जो भेदभाव समाप्त होकर प्रेम भावना को बढ़ोतरी मिले। ऐसे ही अगर रिसर्च में बात करें, युगानुरूपता से मतलब है कोई रिसर्च हमने की, कोई रिसर्च करने के बाद गुरुत्वाकर्षण का बल मान लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का वो किया, खोज की कि धरती में आकर्षण शक्ति है, जो क्या करती है, चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, चीज़ों को खींचती है। वहीं दूसरी बात करें, अगर ये तो था उस टाइम की खोज कि उस समय की ज़रूरत थी कि कुछ ऐसा नई चीज़ आविष्कार होनी चाहिए, वो खोज होनी चाहिए, तो उन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। लेकिन बाद में उन्हीं को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का मतलब है कुछ बाद वाले जो वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे, उन्होंने क्या किया, उस पॉइंट के लिए एक परिकल्पना बनाई कि क्या ऐसा सचमुच है
कि धरती चीज़ों को आकर्षित करती है। तो एक व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने उनको खारिज करने का एक परिकल्पना तैयार करके उस पर शोध करना प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद उसने व्यक्ति ने पाया कि एक लिमिट तक तो चीज़ें आकर्षित हो रही हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो क्या हैं, आकर्षित नहीं हो रही हैं। कहने का मतलब है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है, एक ऊंचाई एक सीमा तक तो चीज़ें आकर्षित हो रही हैं, लेकिन उसके बाद वो क्या हैं, उनसे परे हो गई हैं। जो हमारी ग्रेविटी है वो शून्य हो जाती है। दूसरी चीज़ों में अगर बात करें तो उसका घनत्व, उसका जो वेट है, वजन है, वो क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो यही चीज़ें क्या है, युगानुरूप मीन्स जो हमारी वर्तमान की जो डिमांड है, पुराने तथ्यों को नए तथ्यों के रूप में उनमें कुछ बदलाव करके, परिवर्तन करके, नए रूप में व्याख्यायित करके प्रेजेंट करना क्या है, युगानुरूपता है। आगे है समान स्तर या कसौटियाँ। कहने का मतलब है समान जो हमारी वैज्ञानिक विधि है रिसर्च करने की, वैज्ञानिक विधि में क्या क्या चीज़ें थी हमारी, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उसके नियम होने चाहिए, उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, उसमें विश्लेषणात्मक होना चाहिए, उसको तर्कवादी होना, मीन्स तर्कों पर आधारित होना चाहिए, परिणामों पर आधारित होना चाहिए। परिणाम मीन्स कहीं ना कहीं वही तर्क ही हैं। तो अगर इस चीज़ को हम लागू करते हैं सभी चीज़ों पर, मीन्स अगर मान लीजिए जनसंख्या के साक्षरता और निरक्षरता पर हम शोध करना चाह रहे हैं, और उसमें भी हम लैंगिक भेद का अगर हम जानना चाह रहे हैं कि उनमें क्या डिफरेंट है, क्या क्या परिवर्तन है, क्या उसमें ग्रोथ हुई है, क्या उसमें डाउनग्रेड हुआ है, तो उन चीज़ों की जो कसौटियां हैं, वो कसौटियां हर बार जितने भी रिकॉर्ड हम कर रहे हैं, जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं, जो हमारी वैज्ञानिक विधि हैं, उसमें जो नियम लागू किए गए हैं, उन सभी नियमों को सभी स्तर पर हर हमेशा वही नियम लागू होने चाहिए। समय के साथ उसमें उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन समान डेटा को सेम पैटर्न पे जानने के लिए जो कसौटियां हैं वो समान होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जनसंख्या के ही लिए कुछ और नई तकनीक लगा के उनको काउंट किया जा रहा है, या प्रतिशत का, जैसे नेट के परिणाम की बात करें कि परसेंटाइल में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, तो जो कसौटियाँ हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा है परिकल्पना का परिणाम या प्रतिक्रिया। परिकल्पना क्या होती है, जो हमारी विचारधारा होती है किसी चीज़ को समझने के लिए है, जो हम जो विचारधारा, एक विचार होता है, विचार के आधार पर हम क्या करते हैं, शोध को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, नील या नल जो परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना जो होती है, उसमें क्या होते हैं, हम शून्य मान के, मीन्स ऐसा चीज़ हो भी सकती है, ऐसी चीज़ नहीं भी हो सकती। एक विशेष तथ्य न लेकर, सामान्य सोच लेकर हम किसी चीज़ को शोध करते हैं, तो वो क्या होती है, परिकल्पना का रूप होता है। और जो शोध होता है वो परिकल्पना का क्या होता है, परिणाम या प्रक्रिया होती है। हमने एक परिकल्पना की, एक विचार बनाया, विचार के आधार पर हमने एक शोध करना प्रारंभ किया, शोध करना प्रारंभ करने के बाद हमने तथ्यों को जान लिया, तो हमारी क्या थी, वो एक्टिव परिकल्पना बन गई। उसी के आधार पर हमने कुछ निष्कर्ष निकाला। अब करते 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 मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्बन पर शोध कर रहा है, कार्बन पर शोध करते करते उसने अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस स्पिट, इस तरह से, या एक लिमिट के बाद वो हीरे में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन का ही रूप, तो वो क्या है, खोज कर रहा था कोयले की, उसने खोज क्या कर दी, डायमंड की। तो उसने क्या किया, एक नया एलिमेंट प्राप्त कर लिया, जबकि उसको जो रिसोर्सेज हैं या नए रिसोर्सेज कुछ उसको मिले, तो उन रिसोर्सेज के बारे में उसको जानकारी नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा की बात कर सकते हैं, या कुछ और तो नए ऊर्जा के नए रूप हो सकते हैं जिनके बारे में अभी जो मनुष्य है वो अनभिज्ञ है। तो एक चीज़ की खोज करते करते दूसरी चीज़ को प्राप्त हो जाना, अगर एक पहली चीज़ प्राप्त होती है तो वो हमारा एक परिणाम होगा, लेकिन परिणाम के साथ साथ में अगर हमें नई चीज़, नया प्रोडक्ट उत्पन्न मिलता है, तो वो क्या होगा, एक प्रतिक्रिया रूप होगा। और वो प्रतिक्रिया रूप से मतलब है उसमें एक नई चीज़, एक शोध करने के लिए एक नए तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है, वो निरंतर चलती रहती है, और जो शोध होता है वो परिकल्पना का परिणाम के रूप में हमारे सामने आता है। आगे है जो परिकल्पना होती है, जो शोध होता है, वो उसमें वैधता होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब है वैधता से मतलब है वैलिड होनी चाहिए चीज़ें, उसके रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जनसंख्या पर शोध किया जा रहा है, जनसंख्या या फिर भूगर्भ संबंधी चीज़ों पर शोध किया जा रहा है, और उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम ब्रह्मांड से संबंधित या फिर पानी से संबंधित। तो जो रिलीवेंट चीज़ें हैं, जो वैलिड चीज़ें हैं, उन्हीं पर शोध किया जाना चाहिए। तीसरा है, आगे है हमारी शुद्धता या सत्यता।
शुद्धता से मतलब है जो शोध है वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल प्योरली होना चाहिए, मीन्स वैज्ञानिक विधियों पर होना चाहिए। उसमें तर्क, विश्लेषण, जो परिभाषाएं हैं, व्याख्या हैं, वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और उसके लिए जो टूल यूज़ हम कर रहे हैं, टूल यूज़ से मतलब है जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, या एक हमको एक कोई मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर में क्या है, दो तरीके से हो सकते हैं। अगर हम जो सब्जी बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी बनाने के लिए अगर जो वेट है, या आटा की बात करें, आटा हम एक कप में भर के भी ले यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम उसको वेट करके, मीन्स उसके वजन के अनुसार हो सकता है, उसकी वॉल्यूम के अनुसार, उसके घनत्व या इस तरह से कोई अलग तरीके से पैटर्न पे उसको ले सकते हैं। तो जो ज़्यादा शुद्ध है, जिन चीज़ों से परिणाम ज़्यादा अच्छे तरीके से और सटीक आ रहा है, उन तथ्यों को हमें, उन टूल्स को हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे पानी का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 16 डिग्री है, और मान लीजिए जो सबसे अधिक टेम्परेचर, जो सामान्य टेम्परेचर जो माना जाता है, वो 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस को मेज़र करने की जो विधियां हैं, जो टूल्स हैं, वो प्रॉपर रखने चाहिए। जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, इस तरह से और भी 2-3 जैसे उसके लिए में जो मापक इकाई हैं, उन इकाइयों को यूज़, जो प्रॉपर जो इकाइयाँ हैं, प्रॉपर जो टूल हैं, उनका प्रयोग होना चाहिए। आगे है तटस्थता। तटस्थता से मतलब है जो जो हमारे तथ्य हैं और जो हमारी शोध है, शोध और तथ्य क्या होने चाहिए, हमारे तटस्थ होने चाहिए। मान लीजिए ये हमारे तथ्य या शोधार्थी हो सकते हैं, ये हमारा क्या है, शोध है, ये हमारी परिकल्पना है। तटस्थता से मतलब है जब कोई मुख्य जो चीज़ है और उसके जो उपभाग हैं, उपभागों को इससे तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ, इससे जो समीपता है, वो समीपता बनाए रखनी चाहिए बिल्कुल। मान लीजिए जैसे परिकल्पना है, परिकल्पना को वेरीफाई करने के लिए हमें हमने शुरुआत की, हमने मान लीजिए समुद्र के जल के लिए, समुद्र का जल खारा होता है, ये हमने परिकल्पना की। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो तथ्य हैं, तथ्यों को जानना शुरू करेंगे, समुद्र के पास जाएंगे, वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, उसके पानी की क्वालिटी, उसका बीओडी, उसका सीओडी, उसका डीओ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिजोल्व ऑक्सीजन, इस तरह से क्या है, हम उन चीज़ों को देखेंगे। साथ साथ में उसकी जो साल्टनेस है, जो उसका खारापन है, उसको देखेंगे। लेकिन क्या ये चीज़ें सभी, क्या हर समुद्र पे, ये समुद्र जल पे लागू होंगी? कुछ जगह ऐसी भी हैं कि वो मीठे पानी हो सकता है, कुछ जगह ऐसा हो सकता है वो उसके जो पीएच वैल्यू है, जो नमकीनपन है, वो खारापन है, वो सामान्य हो, या अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है। तो खारा होना, ये क्या है, हमारे तथ्य होने की क्या चीज़ हैं। समुद्र का जल मान लीजिए ये है, पानी के लिए जो हमारी विचारधारा है, विचारधारा को इससे तटस्थ रखना चाहिए, ना कि इस पर थोपा हुआ होना चाहिए। थोपा हुआ से मतलब है कि हमें ये नहीं सीधा निर्णय लेना चाहिए कि जो पानी है वो खारा ही होता है। तो जो परिणाम निकल के आता है वो ये आता है कि समुद्र का जल खारा हो सकता है। अब निर्भर करता है कि उसके जो जहाँ पे टेस्ट किया गया है, वहाँ की कंडीशन क्या है, वो समुद्र जो किनारे हैं उससे कितना समीप है, या किस क्षेत्र में अवस्थित है, इस तरह से क्या है, वो प्रभावित हो सकता है। तो उसकी तटस्थता होनी चाहिए, उस पर थोपा हुआ ना होना नहीं होना चाहिए। आगे है पुनः व्याख्या। पुनः व्याख्या से मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे की थी युगानुरूपता। पुनः व्याख्या से मतलब है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो हिंदी भाषा है, उसका उद्गम आर्य भाषा, मीन्स आर्य भाषा से उत्पन्न हुआ है। मीन्स वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, हिंदी, मीन्स पुरानी हिंदी, हिंदी,
इस तरह से उसका उद्भव हुआ है। लेकिन अगर उसी को ही ये हमारा एक क्या है, सिद्धांत बन गया है। ये हमारा एक सिद्धांत बन गया और ये चीज़ें लगभग वेरीफाई हो चुकी हैं। इसी को अगर मान लीजिए मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा सभ्यता की भाषा है, हड़प्पा सभ्यता की भाषा को शोध करते हैं और उसकी जो भाषा है, चित्राक्षर या भावचित्रात्मक जो भी लिपि है, उस लिपि की को वेरीफाई कर लिया जाता है, उसको समझ लिया जाता है और तब हमें पता चलता है कि जो आर्यों की भाषा ही वो हड़प्पा सभ्यता से विकसित हुई थी, या आर्यों की भाषा थी वो हड़प्पा सभ्यता से दूर दूर तक संबंध नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता वहाँ की पुरानी थी और आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया और ये जो भाषा है वो बाहर की है। कुछ भी चीज़ें हमारे सामने हो सकती है। तो पहली जो व्याख्या थी, यहाँ पे व्याख्या सिद्ध हो चुकी है, जबकि यहाँ पे हमने नई खोजें की, शोध शोध किया, अनुसंधान किया, चीज़ों को रिसर्च किया, उसको वेरीफाई किया, हमारे पास तर्क दिए, उसके परिणाम दिए, उसकी व्याख्या दी। व्याख्याओं के आधार पर हमने क्या किया, उसको दूसरी व्याख्या दे दी कि ये जो सिद्धांत था पुराना वाला वो गलत है और ये जो नया सिद्धांत है वो ठीक है। तो इसकी क्या होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि निर्णय बिल्कुल फिक्स हों, उसमें लचीलापन होना चाहिए ताकि नई शोध होने की वजह से उनमें परिवर्तन किया जा सके। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं समय की का जो सबसे छोटा पार्ट है। पहले जो समय था, कालखंड था, 1 सेकंड में मिनी जो लीस्ट काउंट था, सबसे छोटा काउंट था, वो 1 सेकंड में मापा जाता था या क्षण में मापा जाता था। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 सेकंड का भी 1 लाखवां हिस्सा हम मेज़र कर सकते हैं। 91977 कुछ इस तरह से 1 सेकंड का इतनावा पार्ट हम काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक पुनर्व्याख्या है। तीसरी चीज़ एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि सबसे छोटा कण, किसी वस्तु पदार्थ का जो सबसे छोटा कण अणु को माना जाता था, लेकिन एक सिद्धांत बन गया कि सबसे छोटा कण हमारा अणु है और उसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। नई व्याख्या हुई, नए शोध हुए, अणु को परमाणुओं में डिवाइड कर दिया, परमाणुओं को भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह से सब डिवाइड कर दिया। तो वो क्या है, नई जो लचीलेपन के कारण ही ये चीज़ें हुई हैं। तो उसको पुनर्व्याख्या की हमने और नए तथ्य हमारे सामने निकल के आते हैं। आगे है विस्थापकता। विस्थापकता से मतलब यही है कि जो हम पुनर्व्याख्या हैं, जो हमारी जो पूर्व व्याख्याएं हैं उनको नवीन व्याख्याओं से विस्थापित करने की लचीलापन होना चाहिए। ये विस्थापकता से मतलब है इसका लचीलापन। आगे है सही प्रक्रिया। जो शोध है, शोध की कुछ विशेष चरणबद्धता होती है। चरणबद्धता के आधार पर उसके कुछ फिक्स चरण होते हैं कि पहले ये इस चरण को, फिर इस चरण को, फिर इस चरण को हमें अप्लाई करना है, उसके बाद हमें तर्कों पर पहुंचना है। जैसे अगर भारतीय न्यायशास्त्र की बात करें, न्यायशास्त्र में क्या है, तथ्यों को जानने के लिए कुछ चार या पहले न्याय दर्शन में अगर बात करें तो 4 तथ्य माने गए हैं, जबकि न्याय शास्त्र की बात करें तो हमारे 5 तथ्य माने गए हैं, जिसमें हमारा हेतु है, उपनय है, प्रतिज्ञा है, आगमन है, निगमन है। जो मेन 3 है वो भारतीय माने जा सकते हैं, जबकि जो निगमनात्मक है उसको अरस्तु की देन, अरस्तु ने उसको खोज किया था या उन्होंने विचार दिया था। वहीं अगर आगमनात्मक जो हमारा दर्शन है उसमें, ये प्रणाली है, उसमें क्या है, जो बेकन थे, 16वीं शताब्दी में बेकन ने उसको प्रस्तावित किया था या हमारे सामने एक प्रणाली को लागू किया था। तो वही ये कुछ चीज़ें हैं। सही प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रक्रिया एक बार और देखते हैं इसको। प्रक्रिया से मतलब है, जैसे एक रफली देखते हैं, आगे हम विस्तार से इस चीज़ को जानेंगे। जैसे शोध का विषय या क्षेत्र हमने चयन किया। क्षेत्र का चयन करने के बाद हमने विधि देखेंगे, किस विधि से हम करेंगे। तो उस आगे है इसके चरों का संग्रह। आगे हम कह सकते हैं व्यवस्थीकरण, परिकल्पना, सिद्ध करना। यहाँ पे हमारी विधि में, यहाँ पे क्या है, हमारी परिकल्पना
स्थापित करना, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या है, विश्लेषण, ये आप मान सकते हैं तर्क, तर्क के बाद क्या है, परिणाम या शोध। तो ये क्या है, हमारी एक चरण है, एक सही एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से गुजर के जो हमारा शोध होता है, जो हमारा अनुसंधान होता है, वो क्या होता है, वेरीफाई होता है। ये एक रफली चीज़ें हैं, प्रॉपर सिमेट्रिक तरीके से विस्तार से हम चीज़ों को आगे जानेंगे, इस पर चर्चा करेंगे हम। अगला पॉइंट है हमारा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से मतलब है एक हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में एजिमिलेशन, एसिमिलेशन इसके लिए वर्ड यूज होता है। सामान्यीकरण से मतलब है, साधारण शब्दों में बात करें, कोई नाटक है, नाटक में क्या है, ये चरित्र हैं, ये हमारे दर्शक हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारे आदर्श रूप हैं। तो आदर्श रूप, चरित्र नाटक से मतलब है, नाटक क्या करता है, हमारे पास कोई आदर्श रूप होता है, जो हमारा आदर्श रूप मीन्स वास्तविक रूप, जिसके साथ वो क्रियाएं वास्तव में हुई होंगी। और यहाँ पे क्या है, चरित्र हैं, जो उनका अनुरूप करके, उनकी जो क्रियाएं हैं उनको नकल करके, उनका नाटक करके, उनका एक रोल प्ले करके क्या करते हैं, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ अनुभव किया होगा। मान लीजिए राम सीता का एग्जाम्पल लेते हैं। राम सीता वन में हैं, और वन में उन्होंने क्या देखा, एक स्वर्ण मृग को देखा। स्वर्ण मृग को देखने के बाद जो सीता के मन में जो विचार आए होंगे, या राम के मन में जो विचार आए होंगे कि मैं इसको उपहार के रूप में सीता को दे दूं, या सीता के मन में आया होगा कि ऐसा हिरण मेरे पास होना चाहिए, इस तरह के कुछ विचार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके जो नायक नायिका हैं नाटक के, वो क्या करते हैं, उनका उसी रूप में क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं, एक नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। अभिनय के रूप में फिर क्या होता है, दर्शक उसको देखते हैं, और जो विचार इनके मन में आए होंगे, जो वास्तविक चीज़ें होंगे, उनके व्यक्ति होंगे, लोग होंगे, उनके मन में जो विचार आए होंगे, वो इन्होंने अपने अभिनय के माध्यम से इनके सामने पेश किए। तो ये जो विचार थे, इसके विचार थे, इनके विचार थे, और इनके विचार थे, इनके विचारों को इस माध्यम से इसके पास हमने पहुंचा दिया। तो जो वास्तविक इनके विचार थे, उन्हीं विचारों को सीधा इसके पास तक पहुंचाना, वो क्या है, हमारा सामान्यीकरण है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तो कोई मान लीजिए टीवी पे शुरुआत के दिनों में, अब से लगभग 20-30 साल पहले, शुरुआत के दिनों में टीवी पर रामायण का नाटक आता था, जो सीरियल आता था, धारावाहिक आता था। या फिर किसी जागरण की बात करें तो उसमें कोई झांकी निकल रही है राम की, कृष्ण की, जन्मोत्सव की, या भागवत सप्ताह जो होता है उसमें कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उनमें क्या होता है, लोग उन बच्चे जो जो जिस बच्चे को जन्मोत्सव के लिए चुना जाता है, उसको उसी तरह से घुमाया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, उसके पैर छूने लगते हैं। तो वो क्या है, जो हमारा आदर्श रूप है, वास्तविक जो रूप है, उसको वास्तविक भगवान मानकर उनके चरण स्पर्श कर लेना, और एक आशीर्वाद के तौर पे उनके पास चले जाना, वो क्या है, उन्हीं विचारों को ग्रहण कर लेना कि ये भगवान के रूप हैं और ये वास्तविक भगवान ही हैं, भगवान मानकर उनको पूजा कर देना, अर्चन पूजन करना, भक्ति करना उनकी, वो क्या है, सामान्यीकरण की एक उदाहरण कह सकते हैं। तो रिसर्च में अगर हम बात करें सामान्यीकरण क्या होता है, रिसर्च से के लिए परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं उदाहरण लेते हैं परमाणु का और अणु का। किसी चीज़ के अणुओं को तोड़कर परमाणु बनते हैं। परमाणुओं को अगर विखंडन की जो वो होती है, प्रक्रिया होती है, विखंडन की प्रक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है।
ठीक है, ये एक सामान्य सा उदाहरण है। ऊर्जा उत्पन्न होने के क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो जब कोई भी परमाणु कोई टूटता है, परमाणु टूटने के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा यहाँ पर होगी, वही ऊर्जा यहाँ पर होगी, और उसका अनुभव हमें यहाँ पर अलग रूप में होगा, यहाँ पर अलग रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी अलग होगी। जब हम व्यापक स्तर पर देखेंगे तो यहाँ का जो स्थिति अलग होगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, मीन्स टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं और यहाँ की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको समान कर दिया जाए तो क्या होगा, जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे फील होगा उतना ही डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे फील होगा। दूसरे शब्दों में बात करें तो कह सकते हैं कि जब परिस्थितियाँ या जो कंडीशंस हैं, जो हमारी टर्म्स हैं, वो अगर समान कर दिए जाएँ, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर हो। जैसे एक गिलास रखा हुआ है, गिलास में गर्म पानी रखा हुआ है और रूम का गिलास का जो पानी का टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर को भी 60 डिग्री सेल्सियस हम कर दें तो ये फिक्स रहेगा कि गिलास का पानी का टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर है वो समान रहेगा, पानी के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर वहीं पे रूम टेम्परेचर पे अगर उसको रखते हैं 60 डिग्री की जगह रूम टेम्परेचर हम 16 डिग्री रखते हैं या 15 या 20 डिग्री रख देते हैं, तो वो क्या होता है, पानी ठंडा होना शुरू कर देता है, ज़्यादा से सामान्य होना शुरू कर देता है। वो क्या है, एक सामान्यीकरण की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। आगे है जो शोध होता है वो अनुभवजन्य होता है। अनुभवजन्य मीन्स जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभूति से हम कह सकते हैं जो हमारे इंद्रिय ज्ञान होता है, जो हमारा इंद्रिय ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान के आधार पर हमारा क्या होता है, शोध होता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक और आध्यात्मिक से मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मानसिक तौर पर, एक वैचारिक तौर पर सोचते हैं। दूसरी एक बात करें तो जैसे आत्मा के बारे में बात करें, परम ब्रह्म के बारे में बात करें, जगत के बारे में बात करें, तो जगत क्या है, एक भौतिक चीज़ है। वहीं आत्मा और ब्रह्म क्या है अभी तक वर्तमान के शोधों के अनुसार वो क्या है, एक आध्यात्मिक हमारे पहलू हैं। उसमें चेतना रूप हो सकते हैं, मन हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि जो मन है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो क्या है, एक इंद्रिय ज्ञान है, नहीं है। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई पेड़ है, पेड़ भी रिस्पॉन्स करता है, तो कहीं ना कहीं चेतना उसमें भी है। लेकिन अगर उसके रिस्पॉन्स की बात करें या नॉर्मल मूवमेंट की बात करें तो वो क्या है, उसको इतना ज्ञान नहीं हो पाता। और होता होगा तो इंसान में उतनी शक्तियाँ नहीं हैं कि उसको भी ऑब्ज़र्व कर पाए, उस चीज़ का निरीक्षण कर पाए। तो जो शोध होता है वो क्या होता है, हमारा अनुभवजन्य होता है। जो हम चीज़ों की परिभाषा देते हैं, जो हम तर्क देते हैं, वो हम अपने अनुभवों के आधार पर, अपने आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इन चीज़ों से महसूस करके, उनको निरीक्षण करके, परीक्षण करके, वैज्ञानिक तौर पर उनको वेरीफाई करके, तब हम क्या करते हैं, तर्क सिद्धांत जो हमारा होता है, तर्क जो क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, जिसके आधार पर जो शोध की है, जो सिद्धांत है वो बनते हैं। आगे है चरणबद्धता। चरणबद्धता से मतलब यही है कि एक सही प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको सही चरणों में प्रेजेंट होना चाहिए। आगे है नियंत्रित तथ्य। नियंत्रित तथ्यों से मतलब है शोध के लिए, शोध प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित तथ्यों की आवश्यकता होती है। फालतू की चीज़ें उसमें इर्रिलेवेंट होती है। इर्रिलेवेंट से मतलब अवांछित चीज़ें होती हैं। जैसे अगर देवता या राक्षसों की बात करें तो दोनों में शक्तियाँ लगभग समान होती हैं, दोनों में वैचारिकता लगभग समान होती है, दोनों की आकार आकृति लगभग समान होती है। फ़र्क कहाँ पे आता है, फ़र्क आता है उनकी नैतिकता में।
तो नैतिकता जो चीज़ होती है, जो राक्षस होते हैं वो अनैतिक होते हैं, जबकि जो देवता होते हैं वो नैतिक होते हैं। ये ऐसी विचारधारा है, मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसी एक विचारधारा है, मान उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं। तो जो फ़र्क है, जो जिस चीज़ को आधार पर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उन दोनों में भेद कर पा रहे हैं, वो क्या है, एक हमारी चरण है, एक कसौटियाँ हैं जिनके आधार पर हमको भिन्न कर रहे हैं। तो जो शोध होता है उसकी भी कुछ कसौटियाँ होती हैं, और हमें उन्हीं कसौटियों से होकर ही जो हमारा शोध होता है उसको स्थापित करना होता है। उदाहरण के लिए नियंत्रित तथ्यों को इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? प्रक्रिया चयन, दूसरा है तथ्य विश्लेषण, तीसरी चीज़ हो सकती है व्यापकता, विधि हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है निर्णय। निर्णय प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन अगर शोधकर्ता का जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति है, उस स्तर की नहीं है तो प्रक्रिया बेकार हो जाती है। तथ्य, शोध जिस चीज़ से संबंधित किया जा रहा है उसके लिए सही तथ्यों को चुनना क्या है, और तथ्यों को विश्लेषण करना, वो क्या है, एक शोध का पार्ट है। व्यापकता से मतलब है, मान लीजिए भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में कोई व्यक्ति शोध करना चाह रहा है और उसने शोध के लिए चयन कर लिया हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की स्थिति। अब जब वो शोध करना प्रारंभ करेगा तो उसको अपनी भाषा के बारे में तो कुछ जानकारियां हैं, लेकिन विदेशी भाषाओं के बारे में जानकारी नहीं है। उसको शोध के लिए आगे अप्रूव कर भी दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके सामने जो उतना भी रिकॉर्ड होगा वो एक तो पहली बात अनुदित होगा। अगर वो अपनी भाषा में यूज करेगा, मान लीजिए अंग्रेजी है, अंग्रेजी को वो क्या करेगा, हिंदी में अनुदित करवा के तब उन चीज़ों को पढ़ेगा। दूसरी बात, मात्र अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और भी कई भाषाएं हैं, स्पेनिश हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है, अमेरिकन हो सकती है, चाइनीज हो सकती है। तो बहुत सारी भाषाएं, और इतनी भाषाओं का ज्ञान एक व्यक्ति के लिए रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है, दुष्कर होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो बहुत सारी अनुदित रचनाओं की या अनुदित जो भाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं, उनका प्रयोग करेगा। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो हमारे पास जो डेटा है, जो हमारे पास तथ्य हैं, वो बिल्कुल सटीक हैं, या फिर उसमें जो विचारों का है वो परिवर्तन कर दिया गया है। तो वो क्या है, एक तथ्य चुनाव या फिर व्यापकता का ड्रॉबैक हम कह सकते हैं। आगे है विधि, जो नियंत्रित तथ्य से मतलब है जो उसमें विधि हम चूज़ कर रहे हैं उसके समीक्षा करने के लिए, शोध करने के लिए, उसका निर्धारण। और सबसे बड़ी बात है निर्णय। निर्णय से मतलब है शोध के लिए जो हमारा तथ्य या जो हमारा परिकल्पना, जो हमारी जो टॉपिक है, वो जो हम चूज़ कर रहे हैं, उस टॉपिक को चूज़ करने के लिए एक गाइड की आवश्यकता होती है। अगर हमने थोड़ा सा मिसगाइड हो गए तो व्यापकता के अधिकता के कारण, विधियों की अधिकता के कारण, विश्लेषण की प्रॉपर विधियों का प्रॉपर तरीके ना होने के कारण हम क्या होंगे, भटक जाएंगे। और भटकने के कारण हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे अपने शोध में, शोध कार्य में, जिसमें हमें ना तो हमारे पास कोई परिणाम होगा, ना हमारी कोई परिकल्पना सिद्ध हो पाएगी। तो यहाँ पर निर्णय के लिए हमें क्या करना होता है, एक गाइड की आवश्यकता होती है। गाइड क्या होता है, हमारा निर्देशक होता है, निर्देशक होता है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपना तथ्यों को नियंत्रित रख के, उनको नियंत्रित रखने के बाद अपने परिकल्पना को सिद्ध करते हैं। आगे है चक्रीय प्रणाली। जैसा हमने अभी यहाँ पे बात की थी थोड़ी देर पहले, परिणाम और प्रतिक्रिया में, इसमें मतलब है चक्रीय प्रणाली से मतलब है हम कोई एक परिकल्पना है, परिकल्पना को आधार मानकर अपनी जो हाइपोथेसिस है उसको आधार मानकर एक रिसर्च शुरू कर देते हैं, और रिसर्च करते 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 ऐसे तथ्य पर आ जाते हैं, उससे संबंधित नई चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। मान लीजिए भक्ति काल से संबंधित हमने शोध कार्य शुरू किया। भक्ति काल में सबसे पहले हमने उसके कवियों के बारे में जानकारी की, कवियों के जो हमने डाटा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद हमारे सामने कुछ चीज़ आ जाती हैं कि भक्ति काल में भी 4 तरह की परंपराएं हैं, संत, सूफी
और राम भक्ति, कृष्ण भक्ति या अन्य कुछ हो सकते हैं। और भी संप्रदाय हैं, नए नए संप्रदाय हैं, नाथ कह सकते हैं, सिद्धों की कुछ परंपराएं हो सकती हैं, स्वयंसुखी, तत्सुखी और हरिदासी, उदासी संप्रदाय। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल के आती हैं। वहीं पर अगर उनको इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर शोध की एक नया कैटेगरी हमारे सामने आती है, भक्ति काल, जो हमारा संत काव्य, संत काव्य परंपरा। फिर संत काव्य परंपरा को हमने मान लीजिए रिसर्च कर लिया, उस पर कुछ रिसर्च हो गई। फिर एक उसके अंदर भी नई चीज़ आती है, जायसी, या उसमें आता है हमारा कबीर हो गया, ठीक है। और उसमें और हो सकता है, जैसे मान लीजिए कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भक्ति पर हमने कर लिया, फिर उसमें भी सूरदास आ गया। सूरदास में भी अगर बात करें तो और नई चीज़ में भ्रमर गीत आ गया। तो वो क्या है, एक प्रक्रिया है, जो हमारे शोध कार्य है वो क्या है, एक प्रक्रिया में, एक चक्रीय रूप में होता रहता है। और दूसरी बात, जैसे हमने यहाँ पे पुनर्व्याख्या की थी, पुनर्व्याख्या और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया और पुनर्व्याख्या का एक समयावेशित रूप क्या है, हमारी चक्रीय प्रणाली का फॉर्मेशन होता है। चक्रीय प्रणाली बनती है जिसके आधार पर जो तथ्य निकल के आते हैं उनको नई तरीके से व्याख्या करना और उसको एक प्रक्रिया के रूप में निरंतरता बने रहना क्या है, चक्रीय प्रणाली है। हमने क्या के बारे में जान लिया, इसके कारण जान लिए, इसकी विशेषताएं जान ली। अब हम बात करेंगे कि जो अनुसंधान होता है वो कौन करता है और उसके लिए क्यों, किन व्यक्तियों की, किन लोगों की हमें आवश्यकता होती है। तो शोध के अधिकारी कौन होता है, अधिकर्ता कौन होता है, ये एक विवाद का सवाल होता है, विवाद का सवाल है कि जो शोध कार्य जो हमारा होता है उसका वास्तविक अधिकारी कौन होता है और किसको हम उसका अधिकारी वास्तव में मान सकते हैं। तो मेरे अनुमान से इसका जो जवाब हम ले सकते हैं कि यह एक निजी, एक व्यक्ति की सोच नहीं है, एक टीम वर्क की तरह हमारा शोध कार्य होता है, जिसमें मात्र एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे समाज के व्यक्ति, लोग, वस्तुनिष्ठता, उसके गाइड, जो शोधकर्ता व्यक्ति खुद होता है, बहुत सारे लोगों का एक समन्वित, एक सामाजिक कार्य के रूप में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसका एक रिप्रेजेंटेटर जो एक व्यक्ति होता है, तो इसलिए इसमें जो मुख्य तथ्य है, तथ्य के रूप में एक कह सकते हैं कि नाटक का जो नायक है, नायक मुख्य पात्र है, परंतु और नायक जो हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, आलम्बन, उद्दीपन, जो भी उसके जो सहायक तत्व हैं, उन सहायक तत्वों के बिना नायक की भी कोई अस्तित्व नहीं है। जब उसके कोई कहानी को या उसके शोध कार्य को कोई आगे बढ़ाने वाला ही नहीं होगा, उसके तथ्य ही नहीं होंगे, तो वो अकेला क्या करेगा। तो ऐसे ही क्या है, जो मुख्य व्यक्ति है वो शोध करता है, परंतु उसके जो सहायक हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सहायक उसके जो निर्देशक हैं, जो गाइड हैं, वो हैं। और साथ साथ में जिन लोगों से उसने सहायता की ली है अपने शोध कार्य में, टीम बनाने के लिए, वो क्या हैं, उसके जो सहायक हैं। तो इसमें शोधकर्ता की कुछ विशेषताएं जो शोधकर्ता के अंदर होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा से मतलब है, जिज्ञा मीन्स जानना, और आशा मीन्स उसकी जो इच्छा है, मीन्स उसके जो शोध करता है उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की तत्परता होनी चाहिए, उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए कि ऐसा चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन घटनाओं के कारण पीछे क्या कारण हैं। तो उसके जो गहन से गहन सोच है, उसके कारण, उसके तर्कों को जानना, उसके विषय को जानना, समस्या को जानना, वो क्या है, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि चीज़ों को गहनतम रूप से समझे और तब उनका एक कारण प्रस्तुत करे कि ये चीज़ें इस वजह से हैं, और अपना सिद्धांत प्रस्तुत करे। तो उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, उत्सुकता का भाव होना चाहिए, उसमें उत्सुकता होनी चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। वह हमेशा ऐसे तत्परता होनी चाहिए कि वो उससे अपनी चीज़ों से संबंधित कुछ भी चीज़ बोला तो वो तुरंत, बेशक रात का कोई भी टाइम हो रहा हो, वो खड़ा हो जाए और अपने कार्य पर जो अपना शोध है उस पर कार्य करने लगे। उदाहरण के लिए हमने बहुत सारे जो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ा होगा, वो खाना तक भूल जाते थे। खाना सामने रखा हुआ है, अपने शोध कार्य में इस तरह से लगे हुए हैं, रिसर्च में इस तरह से लगे हुए हैं, कैलकुलेशन में इस तरह से लगे हुए हैं कि वो उन्हें याद नहीं है कि मेरा खाना भी यहाँ पे रखा हुआ है। और पढ़ने के लिए कोई अपनी चोटी को उसमें ऊपर छत में बांध देता है कि नींद आती है, वो खिंच जाती है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से ट्रेन करते हैं, उसमें अपने डेडिकेटेड होते हैं,
उस चीज़ के लिए समर्पित होते हैं कि हमें अपना शोध कार्य किसी भी हालत में पूरा करना है और बिल्कुल सटीक जो हमारे तथ्य हैं वो होने चाहिए। तो उत्सुकता का अभाव होना चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए और तत्परता होनी चाहिए। तत्परता मीन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक डेडिकेशन होनी चाहिए। दूसरा है गृहीत विषय का ज्ञान। जो गाइड होते हैं, गाइड ये हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो भी है, जो शोध करना चाह रहा है, उसमें उस जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में संबंधित उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने कोई एग्ज़ाम जो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पार किया, पास किया और सब्जेक्ट का उसे ज्ञान नहीं है उतना, और फील्ड में आ गया। फील्ड में किस पर्पज़ से आया है? बस जो उसकी जो अनुदान राशि है, अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसको वास्तविक जो गृहीत विषय है, टॉपिक है, उसका ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए भाषा की बात करें तो उससे भाषा से संबंधित उसको ज्ञान होना चाहिए, उसके उद्भव, उसके विकास, उसमें परिवर्तन, उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी जो परिवर्तन है, उनके घटक, उसको व्यवस्थीकरण, उन सब चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। आगे है क्षमता। क्षमता से मतलब है जो शोधार्थी है उसको, उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि शोध कार्य करते समय कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है तो उनको डटकर सामना करे, या फिर थोड़ा इतना पेशेंस रखे कि जब तक वो टल न जाएं तो खुद के अंदर एक संतोष की भावना हो और उसमें इतनी क्षमता हो कि अगर कोई समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उनका विरोध भी कर सके, उनका सामना भी कर सके। मान लीजिए सामाजिक एक विवाह प्रथा के बारे में बात करें, कोई व्यक्ति विधवा विवाह के बारे में शोध करना चाह रहा है तो किसी बिल्कुल रूढ़िवादी क्षेत्र में चला जाता है तो हो सकता है लोग उसके ऊपर आक्रमण कर दें, हो सकता है लोग पत्थरबाजी कर दें, हो सकता है लोग उसको पकड़कर पिटाई कर दें। तो उस कंडीशन में क्या है, खुद को इस तरह से ट्रेन कर देना, खुद को इस तरह से सोच रखना कि समस्याएं तो आएंगी लेकिन उन समस्याओं से लड़कर मुझे आगे तक जाना है, अपनी क्षमताओं को बनाए रखना है। तो वो क्या है, उसकी जो शोधकर्ता हो उसकी वो क्षमता है। कार्य संलग्नता। कार्य संलग्नता से मतलब है कार्य, एक जैसे यहाँ पे तत्परता थी उसी तरह से संलग्न मीन्स अपने कार्य में इतनी लगन से होना चाहिए, उसकी डेडिकेशन इसमें संलग्न होना चाहिए कि सामने वाला कोई अननोन व्यक्ति अगर उसको देखता है तो उसको ये कोई फ़र्क ही ना पड़े कि सामने वाले का तर्क क्या है क्या नहीं है, कोई फ़र्क उस चीज़ को नहीं पड़ना चाहिए। आगे है कृतज्ञता। कृतज्ञता से मतलब है जो हमारा शोध कार्य होता है वो एक एज ए टीम वर्क की तरह कार्य होता है, जिसमें जो तथ्य स्थापन कलेक्शन के लिए जो हमारे लोग होते हैं जिनका उन्होंने मदद लेता है, तो या तो उनका उल्लेख हो अपने शोध में या फिर उनका आभार व्यक्त करे या उनका धन्यवाद करे। इस तरह से क्या है, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। और एक चीज़ और हो सकती है इसमें निष्पक्ष होना चाहिए, और चीज़ है निजता होनी चाहिए। निजता से मतलब है मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपनी जो जानकारी है अपना नाम सामने नहीं लाना चाह रहा, तो उसमें उसका कर्तव्य बनता है कि अब उस व्यक्ति का एक इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप में उसका धन्यवाद करे, परंतु सामने लोगों के उसके नाम न लाए। मान लीजिए किसी स्कूल के बारे में कोई रिसर्च कर रहा है, स्कूलों पे रिसर्च कर रहा है, तो किसी व्यक्ति का या स्कूल का या किसी स्थान का, प्लेस का नाम उसमें व्याख्या ना करे, जिससे ये संकेत जाए कि ये फलां जगह की या फलां व्यक्ति की क्या है विशेष बात है। तो निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष से मतलब है उसमें ये नहीं है कि बहुत सारी भीड़ ने एक तर्क दे दिया और जबकि 99 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने एक तर्क बोला। हो सकता है कि नैतिक चीज़ें ये हैं कि वह भी इंसान है, इंसान को बोलने का हक है, उसकी भी कुछ फीलिंग है। दूसरा उसने जो परेशानियों को भोग किया है, मान लीजिए एक दलित वर्ग है और एक अभिजात्य वर्ग है। एक दलित वर्ग का एक व्यक्ति है और उसके 99 लोग हैं, बाकी दूसरे जो जाति हैं उसके 99 लोग हैं। तो जो शोध करता है उसका ये फ़र्ज बनता है कि उस एक व्यक्ति का भी वो इंटरव्यू ले, उसका साक्षात्कार करे, उसके विचारों को वह जाने और समाज में एक निष्पक्ष रूप से एक मानवीय अधिकारों के हिसाब से समानता लाने के लिए निष्पक्ष तौर पर
अपनी शोध प्रकार कार्य को संपन्न करें। आगे लेखन क्षमता। लेखन क्षमता से मतलब है जो हम शोधकर्ता होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उसको एक लिमिट रखनी चाहिए, जो कह सकते हैं कि अश्लीलता से बचना चाहिए, अति व्यापक दोष से बचना चाहिए, अव्यापकता से बचना चाहिए। इस तरह से कुछ लिमिटेशंस हैं उसके। जो हमारे प्रेजेंटेशन है, थीसिस है, उसको सटीक तरीके से रिप्रेजेंट करना, प्रॉपर उनको बाइफरकेशन करना, उनका विभाग करना, संदर्भ सूची देना, संदर्भों को जो व्यक्ति हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका आभार प्रस्तुत करना, ये क्या है हमारी लेखन की अभी क्षमताएं हो सकती हैं। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या तटस्थता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है जो शोधकर्ता है वो भावुक ना हो। मान लीजिए किसी ने धमका दिया है तो उसी के पक्षपात होकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी को व्याख्या कर दी, तो अपने जो तथ्य हैं तथ्यों से भटकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है जो तथ्य पेश कर रहा है उनको तार्किक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने के बाद ही उन तर्कों को प्रस्तुत करना चाहिए। आगे हम कह सकते हैं कसौटी पर कसकर ही जो है तर्क हैं उनका निर्णय देना चाहिए। आगे अगर हम बात करें जो शोधकर्ता होता है, शोधकर्ता एक के पास एक व्यापक क्षेत्र होता है। व्यापक क्षेत्र में से संक्षिप्त परंतु सार्वभौमिक क्षेत्र का चुनाव करना। जो मान लीजिए भाषा है, भाषा में से एक संक्षिप्त चुनाव हो सकता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा को चूज़ करता है। हिंदी भाषा में भी उसके उद्भव, उसके विकास, उसकी परिस्थितियाँ, इस तरह से उन चीज़ों को क्या हो सकता है, शोध कार्य हो सकता है। तो वो जो विषय चयन है, जो टॉपिक चयन है, उसके लिए क्या होती है, एक निर्देशक की आवश्यकता होती है। तो जो व्यापकता से एक संक्षिप्त रूप में सार्वभौमिक विषय को चुनाव करने में जो शोधकर्ता की मदद करता है वो क्या होता है, गाइड होता है। तो ये क्या होता है, विषय चयन में मददगार। दूसरा है, इसमें हम कह सकते हैं बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, इसके नकारात्मक घटक भी हो सकते हैं, सकारात्मक घटक भी हो सकते हैं। तो गाइड का कार्य ये होता है कि जो समाज से संबंधित चीज़ें हैं, जो समाज में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों पर शोध किया जाए, ना कि उन चीज़ों पर जो नकारात्मक समाज पर प्रभाव डालें। तो क्या है, नैतिक तथ्यों पर निर्देशन करने वाला। ठीक है। आगे हम कह सकते हैं कि गाइड के और क्या कार्य हो सकते हैं। तथ्यों का चयन, तथ्यों का चयन करवाना। आगे क्या कह सकते हैं, तथ्यों का विश्लेषण। और क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो निर्देशक होते हैं, उनका और कार्य क्या है, तथ्य का चयन करवाना, निष्कर्ष विश्लेषण करवाना, विश्लेषण के लिए विश्लेषण विधियों को बताना, प्रेरित करना और वास्तविकता एवं तर्कशील बनाना। और भी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे निर्देश गाइड के द्वारा दिए जाते हैं कि किस तरह से अपने शोध को रिप्रेजेंट करना है, पब्लिश करना है, पब्लिश करना होता है, किस तरह से उनको प्रिंट कराया जाता है, कैसे पब्लिश कराया जाता है, उसके लिए क्या क्या तथ्य आवश्यक हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सहायता से जो शोध कार्य है वो संपन्न होता है। कल हम उसकी विधियों के बारे में, स्रोतों के बारे में, विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी कुछ विधियां हैं।
आगमनात्मक, निगमनात्मक, वर्णनात्मक, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में फिर स्रोत, चरण, लेखन, अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।